हेलो गाइस, प्रेमाविद सोशलॉजी पॉइंट में आपका स्वागत है। समाज शास्त्र विषय की जानकारी के लिए हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज का टॉपिक है विवाह, मैरिज। तो ये विवाह टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से देखें तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इस विवाह टॉपिक से ये मान के चलिए कि मैचिंग वर्ड, क्वेश्चंस और सबसे ज़्यादा इसमें विवाह का रूप पूछ लिया जाता है। हिंदू विवाह से संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। प्राचीन समय में जो विवाह प्रचलित थे उससे संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो इस तरीके से ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आज हम इस टॉपिक के विषय में जानेंगे और समझेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सबसे पहले कि विवाह क्या होता है। तो विवाह है जो वो यौन इच्छाओं की संतुष्टि ने ही विवाह, परिवार तथा नातेदारी को जन्म दिया है। तो विवाह किस लिए समाज में मान्य माना गया है? समाज में मान्य विवाह इसलिए माना गया है कि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी इच्छाएं होती हैं, आशाएं होती हैं और उन इच्छाओं और आशाओं को पूरा करने के लिए, उनकी संतुष्टि के लिए विवाह नामक संस्था को समाज में बनाया गया, जो सर्वमान्य संस्था है, जिसके द्वारा परिवार बनता है और नातेदारी प्रणाली चलती है। तो चलिए और आगे जानते हैं। विवाह का शाब्दिक अर्थ है उद्दाह, अर्थात वधू को वर के घर ले जाना। तो विवाह का मतलब होता है उद्दाह, यानी वधू को वर के घर ले जाना। विवाह को परिभाषित करते हुए लूसी मेयर लिखते हैं कि विवाह की परिभाषा यह है कि वह स्त्री पुरुष का ऐसा योग है जिसमें स्त्री से जन्मा बच्चा माता पिता की वैध संतान माना जाए। अर्थात विवाह एक ऐसी संस्था है समाज में जिसके द्वारा किसी स्त्री पुरुष से उत्पन्न बच्चे को वैध माना जाता है। चलिए आगे जानते हैं। अब हम विवाह के अर्थ को समझते हैं, जो विभिन्न समाज शास्त्रियों ने अपने अपने अनुसार विवाह की परिभाषा दी है। तो बोगार्डस के अनुसार विवाह स्त्री पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश कराने की एक संस्था है। यानी विवाह एक संस्था है जिसके माध्यम से एक स्त्री और एक पुरुष यानी एक लड़के और एक लड़की को विवाह के बंधन में बांधकर परिवार के लिए, उसे पारिवारिक जीवन में जाने के लिए एक मार्ग बताया है। फिर WHR रिवर्स के अनुसार जिन साधनों द्वारा मानव समाज यौन संबंधों का नियमन करता है उन्हें विवाह की संज्ञा दी जाती है। यानी जिन साधनों की द्वारा, तो साधन क्या हुए? साधन हुआ विवाह, और विवाह के कई रूप हैं जिससे व्यक्ति अपने यौन संबंधों को नियमित करता है और इसे ही विवाह के कहते हैं। आगे चलते हैं। विवाह वेस्टर्न मार्ग के अनुसार विवाह क्या है? विवाह एक या अधिक पुरुषों का एक से अधिक स्त्रियों के साथ होने वाला वह संबंध है जिसे प्रथा या कानून स्वीकार करता है और इसमें इस संगठन में आने वाले दोनों पक्षों एवं उससे उत्पन्न बच्चों के अधिकार और कर्तव्यों का समावेश करता है। तो वेस्टर्न मार्ग ने अन्य समाज शास्त्रियों के द्वारा जो दी गई परिभाषाएं हैं उनसे कुछ अलग हटके इन्होंने विवाह से संबंधित अपनी परिभाषा दी है, जिसमें इन्होंने बताया है कि अधिक पुरुषों का अधिक स्त्रियों के साथ होने वाला वह संबंध जिसे प्रथा या कानून स्वीकार करता है, यानी समाज में स्वीकार किया जाता है। जैसे लोग, एक पुरुष कई स्त्रियों के साथ विवाह कर लेता है, एक स्त्री भी कई पुरुषों के साथ विवाह कर लेती है। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग अपनी विवाह की परंपराएं, प्रथाएं हैं। तो इसी आधार पर वेस्टर्न मार्ग ने कहा है कि अधिक पुरुषों या अधिक स्त्रियों के साथ होने वाला वह विवाह, वह संबंध जिसे प्रथा या कानून स्वीकार करता है,
जिसमें इस संगठन में आने वाले दोनों पक्षों एवं उनसे जो बच्चे उत्पन्न होते हैं उन्हें अधिकार और कर्तव्यों में समावेशित किया जाता है, यानी उन्हें समाज के द्वारा मान्यता मिलती है। अब हम आगे चलते हैं और जॉनसन ने लिखा है विवाह के संबंध में कि विवाह के संबंध में अनिवार्य बात यह है कि यह एक स्थायी संबंध है। इसमें एक पुरुष और एक स्त्री समुदाय में अपनी प्रतिष्ठा को खोए बिना संतान उत्पन्न करने की सामाजिक स्वीकृति प्राप्त करते हैं। यानी व्यक्ति, ये विवाह क्या है, जो समाज में बहुत जिसको मान्यता मिली है, उसको मान्यता समाज में इसी वजह से दी गई है कि ये जो संबंध होते हैं ये स्थायी होते हैं, जीवन पर्यंत ये संबंध चलते हैं। विवाह के बाद ये संबंध आजीवन चलते रहते हैं और अपनी प्रतिष्ठा को बरकरार बनाए रखते हैं। इनके द्वारा उत्पन्न बच्चों को भी सामाजिक स्वीकृति मिलती है। अब हम विवाह के उद्देश्यों के विषय में जानते हैं कि विवाह के उद्देश्य मर्डाक ने क्या दिए हैं। जेपी मर्डाक, इनका पूरा नाम जेपी मर्डाक है और इन्होंने 250 समाजों का यानी 250 समाजों का अध्ययन किया है और फिर उसके बाद इन्होंने विवाह के उद्देश्यों के विषय में बताया है, जिसमें इन्होंने विवाह के 3 उद्देश्यों का मुख्यतः उल्लेख ज़्यादा किया है, जिसमें यौन संतुष्टि को बताया है, आर्थिक सहयोग को बताया है जिसमें पति और पत्नी दोनों मिलकर परिवार के लिए कार्य करते हैं, संतानों का समाजीकरण और लालन पोषण यानी उनकी पढ़ाई लिखाई शिक्षा दीक्षा सब पति पत्नी के द्वारा होती है। फिर ये सारे उद्देश्य विवाह के उद्देश्य हैं जिनको मुख्य कारण माना गया है विवाह का। और माजूमदार और मादान के शब्दों में विवाह से वैयक्तिक स्तर पर शारीरिक यौन और मनोवैज्ञानिक संतान प्राप्ति संतोष प्राप्त होता है, जो व्यापक सामूहिक स्तर पर इससे समूह संस्कृति के अस्तित्व को बनाए रखने में सहायता मिलती है। यानी समाज में सामाजिक व्यवस्था को बनाने के लिए विवाह नामक संस्था को बनाया गया है, जिससे प्रत्येक व्यक्ति की यौन संतुष्टि भी हो और संतान उत्पत्ति भी पूर्ण हो। और इसे समाज में सांस्कृतिक तौर पर बनाया गया है, सांस्कृतिक तौर पर इसको काफ़ी मान्यता दी गई है, जिसके द्वारा ये समाज में निरंतर कार्यशील रहता है। और अब हम जानते हैं विवाह के प्रकार यानी स्वरूप के विषय में। एक विवाह के प्रकार में हम विवाह के स्वरूपों के विषय में जानते हैं कि विवाह के कितने स्वरूप होते हैं, यानी कितने रूपों में विवाह होता है। तो सबसे पहले हम एक विवाह के स्वरूप को समझते हैं और फिर हम बहुविवाह के स्वरूप को समझते हैं। तो जो विवाह के प्रकार हैं ये 2 प्रकार हैं, एक विवाही और बहुविवाही। तो एक विवाह एक पुरुष की एक पत्नी या एक स्त्री या एक ही पति होता है, यानी एक पुरुष एक ही स्त्री से विवाह कर सकता है और एक स्त्री एक ही पुरुष से विवाह कर सकती है, उसे एक विवाह कहते हैं। फिर है बहुविवाह। बहुविवाह बहुपत्नी विवाह, द्विपत्नी विवाह, समूह विवाह आदि के रूप में होता है, जिसमें एक पुरुष बहुत सारे पत्नियों को शादी कर सकता है या 2 औरतों से शादी कर सकता है, 2 स्त्रियों से शादी कर सकता है। तो जो विवाह बहुपति विवाह के प्रकार हैं वो 2 प्रकार के विवाह होते हैं। बहुपति विवाह 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहला है भातृक बहुपति विवाह और दूसरा है अभातृक बहुपति विवाह। तो हम पहले अब भातृक बहुपति विवाह के विषय में जानते हैं कि भातृक बहुपति विवाह क्या होता है। भातृक बहुपति विवाह जब 2 या 2 से अधिक भाई मिलकर किसी एक स्त्री से विवाह करते हैं या सबसे बड़ा भाई किसी एक स्त्री से विवाह करता है और अन्य भाई स्वतः ही उस स्त्री के पति माने जाते हैं, तो इस प्रकार से विवाह को भातृक बहुपति विवाह कहते हैं। इसका प्रचलन खस, टोडा, कोटा लोगों तथा पंजाब के पहाड़ी भागों में पाया जाता है। तो जो भातृक बहुपति विवाह होता है ये 2 प्रकार से होता है, जो भातृक बहुपति विवाह होता है उसमें 2 भाइयों के द्वारा विवाह किया जाता है या परिवार के जो भाई होते हैं
वो एक स्त्री जब विवाह किया करती है तो परिवार में 2 भाइयों से मिलकर विवाह कर सकती है, या भाइयों में जितने भी भाई हों उनके साथ विवाह उसका माना जाता है। तो वो सारे उसके पति माने जाते हैं। मान लीजिए 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। तो ये जो भातृक बहुपति विवाह है ये खास टोडा और कोटा और पंजाब के पहाड़ी भागों में पाया जाता है। इस विवाह का कारण ये है कि जो संपत्ति होती है इन टोडा और कोटा तथा लोगों में जो ये एक स्थिति होती है इनकी कि ये संपत्ति का अपने बंटवारा नहीं करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि जो हमारी संपत्ति है वो हमारी ही बनी रहे। इसलिए ये भातृक बहुपति विवाह इन क्षेत्रों में होता है, खास टोडा कोटा और पंजाब के पहाड़ी भागों में। अब हम अभातृक बहुपति विवाह के विषय में जानते हैं। अभातृक बहुपति विवाह इस प्रकार के विवाह में पति परस्पर भाई नहीं होते हैं तथा स्त्री बारी बारी से समान अवधि के लिए प्रत्येक पति के पास रहती है। अब हम ये भातृक बहुपति का विवाह सबसे अच्छा, अगर हम प्राचीन समय में जाएं तो वहां हम देखते हैं द्रौपदी ने शादी की थी युधिष्ठिर से, किंतु जो 5 भाई थे, 4 भाई और थे, तो उन चारों की भी वो पत्नी कहलाई थी। तो इसे ही भातृक बहुपति विवाह कहा जाता है। अब हम आगे और अभातृक बहुपति विवाह में जानते हैं। तो इसमें इस प्रकार के विवाह में जो पति होते हैं वो परस्पर भाई नहीं होते हैं। स्त्री जो विवाह करती है वो अलग अलग पुरुषों से विवाह करती है, और ये प्रथा टोडा और नायर लोगों में पाई जाती है। यह प्रथा टोडा और नायर लोगों में पाई जाती है। जहाँ ये प्रथा पाई जाती है वहाँ जो उद्देश्य होता है, तो वो जो उनसे बच्चे होते हैं, जो उनके बच्चे होते हैं, यानी एक स्त्री प्रत्येक पुरुष के पास कुछ कुछ समय के लिए जाती है और उनसे उत्पन्न बच्चों को मान्य माना जाता है। अब हम विवाह से संबंधित कुछ नियमों के विषय में जानकारी लेते हैं। तो विवाह से संबंधित जानकारी है जिसमें विवाह के रूपों के विषय में जानते हैं विवाह से संबंधित नियमों के विषय में जानकारी लेते हैं, जिसमें अंतर्विवाह ऐसा विवाह होता है जिसमें जीवन साथी का चुनाव अपने ही समूह में करना। यह समूह अलग अलग लोगों के लिए भिन्न भिन्न हो सकता है। हिंदुओं में अंतर्विवाह की प्रथा प्रचलित है, यानी अपने ही जाति में विवाह करना अंतर्विवाह कहलाता है। सबसे अच्छा उदाहरण अंतर्विवाह का अपनी जाति, अपने कुटुंब, अपने गोत्र में विवाह करना अंतर्विवाह होता है। फिर है बहिर्विवाह, जीवन साथी का चुनाव अपने समूह से बाहर करना। हिंदुओं में बहिर्विवाह के नियमों के अनुसार एक व्यक्ति अपने परिवार, गोत्र, प्रवर, पिंड आदि के समूह से बाहर विवाह करता है या करना पड़ता है। तो बहिर्विवाह ऐसा होता है जैसे अपने धर्म से अलग किसी दूसरे धर्म में विवाह करना, अपनी जाति से अलग किसी दूसरी जाति में विवाह करना। तो जैसे बहिर्विवाह में निकटागमन निषेध की स्थिति होती है, क्योंकि ये अपने परिवार और कुटुंब में अपनी महिलाओं के साथ, परिवार की महिलाओं के साथ ये विवाह नहीं करना चाहते हैं, इसलिए इन लोगों ने बहिर्विवाह को महत्व दिया है। तो बहिर्विवाह होता है जो अपने धर्म, अपने समाज, अपनी जाति से अलग हटके, यानी दूसरे धर्म में जाति में विवाह को बहिर्विवाह कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और हिंदू विवाह में प्रचलित बहिर्विवाह के स्वरूपों के विषय में जानते हैं, जो प्राचीन समय से बहिर्विवाह में स्वरूप में प्रचलित रहा है। जैसे गोत्र बहिर्विवाह होता है, अपने गोत्र से बाहर विवाह करने की बात होती है कि जो उनका कुटुंब होता है, पारिवारिक कुटुंब होता है, उस कुटुंब से बाहर विवाह करते हैं। सप्रवर विवाह होता है, बहिर्विवाह होता है। सपिंड बहिर्विवाह होता है। टोटम बहिर्विवाह होता है। और टोटम बहिर्विवाह के नियमन का प्रचलन भारतीय जनजातियों में है। एक या समान टोटम को मानने वाले लोग आपस में विवाह नहीं करते हैं, यानी जो उनकी प्रथा होती है, टोटम में क्या होता है, उनकी अपनी प्रथा के अनुसार ही विवाह किए जाते हैं, और जो उनकी प्रथा होती है तो वो
टोटम में बहिर्विवाह जो होते हैं वो अपने समूह में, अपने समुदाय में जो प्रथा होती है उस प्रथा से हटकर दूसरे समुदाय के लोगों के साथ विवाह करते हैं उनकी प्रथाओं के अनुसार, तो ये टोटम बहिर्विवाह होता है। तो इस तरीके से जो विवाह हिंदू विवाह में प्रचलित बहिर्विवाह के स्वरूप है उसमें गोत्र विवाह होता है, गोत्र बहिर्विवाह होता है, सप्रवर बहिर्विवाह होता है, सपिंड बहिर्विवाह होता है और टोटम बहिर्विवाह होता है। अब हम विवाह के और प्रकारों के विषय में जानते हैं। अनुलोम विवाह। अनुलोम विवाह लड़का जब उच्च सामाजिक समूह का और लड़की निम्न सामाजिक समूह की होती है, जब एक उच्च वर्ण, जाति, उपजाति, कुल, गोत्र के लड़के का विवाह एक ऐसी लड़की से किया जाए जिसका वर्ण, जाति, उपजाति, कुल, गोत्र लड़के से नीचा हो, तो ऐसे विवाह को अनुलोम विवाह कहते हैं। जैसे उच्च जाति में जो जातियां आती हैं, जैसे पंडित हैं यानी ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, तो ऐसे कुलों में जब निम्न जाति की स्त्री का विवाह किया जाता है, तो निम्न जातियों में जो विवाह होते हैं, तो निम्न जाति से किसी उच्च जाति के लड़के का जब विवाह होता है तो उसे ही अनुलोम विवाह कहते हैं। यानी वो लड़का वर्ण में भी उससे उच्च होता है, जाति में उच्च हो सकता है, उपजाति में भी उच्च हो सकता है, कुल में उच्च हो सकता है, गोत्र में उच्च हो सकता है। ऐसे लड़के का विवाह जब निम्न जाति की स्त्री से होता है उसे अनुलोम विवाह कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और प्रतिलोम विवाह के विषय में जानते हैं। ऐसे विवाह में लड़की उच्च वर्ण, जाति, उपजाति, कुल, वंश और लड़का निम्न वर्ण, जाति, उपजाति, कुल, वंश का होता है। तो अनुलोम विवाह से बिल्कुल विपरीत स्थिति प्रतिलोम विवाह की होती है। इसमें उच्च वर्ण, जाति, उपजाति, कुल, वंश की लड़की होती है और उसका विवाह निम्न जाति, उपजाति, कुल, वंश के लड़के के साथ होता है। डॉक्टर कोपड़िया ने लिखा है कि एक निम्न वर्ण के व्यक्ति का उच्च वर्ग की स्त्री के साथ विवाह प्रतिलोम विवाह कहलाता था। उदाहरण के रूप में यदि एक ब्राह्मण लड़की एक विवाह किसी क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के लड़के से होता है तो ऐसे विवाह को प्रतिलोम विवाह कहा जाता है। यानी अगर ब्राह्मण लड़के का विवाह निम्न जातियों में आता है, जैसे क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र, ऐसे लड़कों में होता है तो उसे प्रतिलोम विवाह कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कर दें। अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ आगे जानकारी लेते हैं। विवाह में परिवर्तन के कारण। तो विवाह में जो परिवर्तन हुए, समाज में जिस तरीके से धीरे धीरे परिवर्तन होता गया, औद्योगिकरण बढ़ा, नगरीकरण बढ़ा, शिक्षा में परिवर्तन हुए, संस्कृतियों में परिवर्तन हुए, विचारधाराओं में परिवर्तन हुए, नए कानून बने, महिला आंदोलन चले, राज्यों के कार्यों में प्रगति हुई, धर्म के प्रभाव को कम किया गया और स्त्रियों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत हुई, उनको स्वतंत्रता मिली। तो ये विवाह के परिवर्तन के प्रमुख कारण हैं। विवाह में आधुनिक परिवर्तन जो हुए हैं, जो धीरे धीरे परिवर्तन होते चले आए और उसके बाद उसमें और अधिक नवीन परिवर्तन हुए। धार्मिक के बजाय व्यक्तिक पक्ष को महत्व बढ़ गया। विवाह की अनिवार्यता नहीं रही। विवाह की संस्कारात्मक प्रकृति में भी परिवर्तन हो गया। विवाह के उद्देश्यों में भी अंतर हो गया। विवाह के अधिकारों में समानता हो गई। बाल विवाह को खत्म किया गया। विलंबित विवाह को भी बढ़ाया गया और विवाह के संबंधी निषेधों में भी अंतर किया गया। तो जैसे विवाह संबंधी निषेध होते हैं, अपने कुटुंब में विवाह नहीं किया जा सकता है, तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है जिससे बहिर्विवाह को प्रोत्साहन मिला। जीवन साथी के चुनाव को स्वतंत्रता मिली। पत्नी की स्थिति में परिवर्तन हुआ। समय समय के अनुसार आजकल महिलाएं बहुत नौकरी करने लगी हैं, बहुत महिलाओं का विकास हुआ है, तो पत्नी की स्थिति में परिवर्तन। जीवन साथी की खोज के तरीके में भी नवीन परिवर्तन हुए हैं।
तो ये विवाह के आधुनिक परिवर्तन हुए हैं। अब हम आगे और जान लेते हैं। आगे जानने बढ़ने से पहले जो भी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं वो मेरे टेलीग्राम यानी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम का लिंक पड़ा है, उसमें वहाँ जाकर आप टेलीग्राम से ज्वाइन हो सकते हैं। अब हिंदू विवाह क्या है? हिंदू विवाह एक संस्कार है। अगर हम हिंदू परंपरा के अनुसार बात करें, हिंदू परंपरा की विचारधारा को अपनाएं तो विवाह क्या है? विवाह एक संस्कार है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, जैसे अनुलोम विवाह क्या है, प्रतिलोम विवाह क्या है, भातृक विवाह क्या है, अपात्रक विवाह क्या है, और विवाह से संबंधित अधिनियम और विवाह से संबंधित नियम कानून और धाराएं, ये सब पूछ लिए जाते हैं। अनुच्छेद वगैरह ये सब विवाह से संबंधित पूछ लिए जाते हैं। हिंदू विवाह के उद्देश्यों के विषय में हम बात करें तो डॉक्टर कपड़िया के अनुसार ये उद्देश्य धर्म, प्रजा यानी संतान तथा रति आनंद के लिए होते हैं। तो मुख्य तौर पर धर्म की रक्षा के लिए विवाह किए जाते हैं, और संतान यानी अपने वंश को बढ़ाने के लिए विवाह किए जाते हैं, और व्यक्ति की अपने इच्छाएं और संतुष्टियां होती हैं उसके लिए विवाह किए जाते हैं। अब हिंदू विवाह की प्रकृति के विषय में बात कर लें। यह एक धार्मिक संस्कार है, क्योंकि हिंदुओं में विवाह का आधार ही धार्मिक है। हिंदू समाज संस्कारों के द्वारा चलता है और इसी वजह से विवाह को एक धार्मिक संस्कार के रूप में माना गया है। और विवाह के संपन्न होने के लिए वेद मंत्रों सहित अनेक अनुष्ठान भी किए जाते हैं। यानी विवाह जब होता है तो उसको बाकायदा संस्कारों के द्वारा विवाह का संपादित किया जाता है, तब जाके एक स्त्री किसी दूसरे के परिवार में बहू बनकर जाती है। फिर हम आगे बढ़ते हैं और हिंदू विवाह के स्वरूपों के विषय में जान लेते हैं, जो प्राचीन समय में हिंदू विवाह का स्वरूप रहा है। तो प्राचीन समय में हिंदू विवाह के स्वरूप की बात करें तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अब इसका वीडियो हम आगे बना के डालेंगे हिंदू विवाह से संबंधित स्वरूपों के विषय में, और इसके विषय में जानकारी लेंगे। तो वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब अवश्य करें।